I welcome all of you in my channel स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 की अंग्रेजी की बुक रेनबो का लेसन नंबर 15 द 7 एजेज ऑफ मैन। द 7 एजेज ऑफ मैन यानी व्यक्ति की 7 अवस्थाएं। और ये जो पोइम है ये एक महान कवि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। और ये जो कविता है, इस कविता में हम देखते हैं कि कवि ने इस दुनिया को एक रंगमंच की तरह माना है और व्यक्तियों को जो इस दुनिया में आते हैं उनकी तुलना रंगमंच के पात्रों से की है। यानी जिस तरह नाटक में रंगमंच पर जब मंचन होता है किसी नाटक का, तो विभिन्न तरह के पात्र रंगमंच पर आकर के अपना पार्ट प्ले करते हैं, अपनी भूमिका अदा करते हैं। और अपनी भूमिका अदा करने के बाद में सभी व्यक्ति पर्दे के पीछे जाकर के गायब हो जाते हैं। ठीक इसी तरह इस दुनिया रूपी रंगमंच पर व्यक्ति भी एक एक्टर की भूमिका निभाता है और अपनी इस जीवन यात्रा में व्यक्ति 7 पड़ावों को पार करता है। और इसी को बखूबी महान कवि शेक्सपियर ने अपनी इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज। ये सारी दुनिया एक स्टेज है, एक रंगमंच है। स्टेज, रंगमंच। एंड ऑल द मैन एंड वीमन मेयरली प्लेयर्स। और सारे जो यहाँ इस दुनिया में रहने वाले जो मैन और वीमन हैं वो मेयरली प्लेयर्स हैं, एक्टर हैं। सभी ही जो व्यक्ति इस दुनिया में हैं, चाहे वो व्यक्ति जो है वो आदमी है या महिला है, सब यहाँ पर जो है एक्टर की भूमिका निभाते हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। और हर व्यक्ति के अपने अपने एग्जिट्स हैं और अपने अपने एंट्रेंसेज हैं। यानी हर व्यक्ति के अपने आने के रास्ते अलग हैं, हर व्यक्ति के अपने जाने के रास्ते अलग हैं। यानी हर व्यक्ति अपने तरीके से इस दुनिया में आता है और हर व्यक्ति इस दुनिया से अपने तरीके से ही एग्जिट हो जाता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और हर आदमी जब इस दुनिया रूपी रंगमंच पर आता है तो इस रंगमंच पर वो विभिन्न तरह के पार्ट प्ले करता है। यानी विभिन्न तरह की भूमिकाएं आदमी इस दुनिया रूपी रंगमंच पर आकर के निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। और इस तरह व्यक्ति की जो ये भूमिकाएं हैं, यानी वो जो भूमिकाएं निभाता है, ये 7 तरह की भूमिकाएं यहाँ इस स्टेज पर, इस दुनिया रूपी रंगमंच पर प्ले करता है। जैसा कि कवि ने, पोइट ने, जैसा कि विलियम शेक्सपियर ने अपनी इस पोएम के द्वारा हमको बताया है। तो वो जो 7 एजेज हैं, यानी जो वो 7 भूमिकाएं हैं, यानी जो 7 अवस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी है, तो वो हम देखेंगे। एट फर्स्ट द इन्फेंट। तो सर्वप्रथम व्यक्ति इस दुनिया रूपी रंगमंच पर एक इन्फेंट की भूमिका में आता है, एक शिशु की भूमिका में आता है। यानी जब हम जन्म लेते हैं तो व्यक्ति एक इन्फेंट के रूप में इस दुनिया में आता है, एक शिशु के रूप में। और जब शिशु के रूप में इस दुनिया में कोई बच्चा आता है तो क्या करता है वो यहाँ करके म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म। यानी एक जो छोटा सा बच्चा, जो शिशु होता है, वो अपनी नर्स यानी जो आया होती है उसकी बाहों में, भुजाओं में, उसकी गोदी में रहता है और म्यूलिंग करता है, चिल्लाता है, चीखता है, क्राइंग करता है। एंड पकिंग, और उल्टी करता है। यानी सर्वप्रथम जो प्रथम अवस्था है कवि के अनुसार वो एक इन्फेंट की भूमिका है। शिशु की भूमिका में व्यक्ति इस दुनिया रूपी रंगमंच पर
एक बालक के रूप में यहाँ पर आता है और अपनी नर्स की बाहों में, अब गोदी में जो है चिल्लाता है, चीखता है और उल्टियाँ करता है। इसके बाद में अगली स्टेज शुरू होती है, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय। और उसके बाद में अब चूंकि बच्चा बड़ा होता है तो स्कूल में पढ़ने जाता है, तो वो एक स्कूल बॉय की भूमिका में यहाँ पर व्यक्ति अपना पार्ट प्ले करता है। यानी वो एक स्कूल जाने वाले बच्चे की भूमिका में हमको दिखाई देता है। अब जब वो बच्चा स्कूल जाता है तो वो क्या काम करता है, विद हिज साचेल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस। यहाँ पर कवि ने बच्चे की, स्कूल बॉय की जो भूमिका है उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि बच्चा स्कूल जाता है अपना छोटा सा साचेल यानी बैग अपने कंधे पर लटका करके। अब चूंकि बच्चा इतना कोमल होता है कि उसका चेहरा उगते हुए सूरज की तरह चमकता है, शाइनिंग मॉर्निंग फेस होता है। लेकिन अब चूंकि बच्चा क्रीपिंग लाइक स्नेल, लेकिन अब चूंकि बच्चा जब स्कूल भेजा जाता है किसी बच्चे को, जब किसी बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं, हमारा स्वयं का अनुभव है, तो बच्चा वैसे ही नहीं चला जाता स्कूल, अरे क्रीपिंग करता है लाइक स्नेल। एक घोंगा नाम का एक जानवर होता है इस दुनिया में जो सबसे धीमा चलता है, तो वो एक घोंगे की तरह धीरे धीरे रेंग रेंग के आगे बढ़ता है स्कूल की तरफ। बड़ी खुशी से नहीं जाता वो, अनविलिंगली टू स्कूल, बड़ी अनिच्छा के साथ रोता मचलता हुआ, शिकायत करता हुआ स्कूल की तरफ जाता है, मचलता हुआ। तो यहाँ पर कवि ने स्कूल बॉय की बड़ी शानदार भूमिका का यहाँ पर वर्णन किया है कि एक बच्चा स्कूल जाता है छोटा सा बैग कंधे पर रख कर के, उसका चेहरा उगते हुए सूरज की तरह चमकता है और वो एक घोंगे की तरह रेंगता हुआ अनिच्छा के साथ धीरे धीरे आगे पैर रखने की बजाय पीछे पैर रखता हुआ धीरे धीरे सरकता है। एंड देन द लवर। और उसके बाद में तीसरी जो स्टेज होती है आदमी की, यानी तीसरी अवस्था इस दुनिया रूपी रंगमंच पर व्यक्ति एक लवर के रूप में आगे बढ़ता है, यानी एक प्रेमी की भूमिका में व्यक्ति जो है यहाँ पर कवि दिखाता है। यानी अब चूंकि बच्चा स्कूल के बाद में बड़ा हो गया, यंग हो गया, जवान हो गया, तो उसकी शादी होने वाली होती है, तो यहाँ पर जो है वो एक लवर की भूमिका में यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है। और अब ये लवर की भूमिका में जब व्यक्ति इस संसार रूपी रंगमंच पर जो अपनी भूमिका निभाता है वो इस तरह है, शाइनिंग लाइक फर्नांस। तो अब फर्नांस की तरह जैसे भट्टी जलती है तो उसमें से जैसे आग निकलती है, उसी तरह वो आहें भरता है, यानी भट्टी की तरह आहें भरने लगता है विद ए वोफुल वेलाट, और बहुत ही दर्द भरे जो है अपनी प्रेमिका के लिए विरह गीत गाता है विद ए वोफुल वेलाट मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, जो वो अपनी प्रेमिका की बाहों की सुंदरता में कविताएं लिखता है। देन ए सोल्जर, फिर अगली जो स्टेज यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि आदमी फिर किस भूमिका में आता है इस रंगमंच पर, तो एक सोल्जर की भूमिका में यहाँ पर व्यक्ति को दिखाया गया है। यानी आदमी अब जो है एक सिपाही की भूमिका में आता है, एक सैनिक की भूमिका में आता है। और जब वो सिपाही बन गया है आदमी, अब सिपाही बन गया तो उसके अंदर बहुत रौब दाब भी आ गया भाई, ताकत भी आ गई, गुस्से वाला हो गया वो, तो फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स। तो अब उसके पास विभिन्न तरह की अजीब अजीब तरह की जो है ओथ्स, यानी शफ्तों से भरा हुआ हो जाता है व्यक्ति। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, और एक पार्ट की तरह, लेपर्ड की तरह वो एक दाढ़ी रखता है, लंबी नुकीली दाढ़ी जो है रखता है। जेलस इन ऑनर, और अपने सम्मान को पाने के लिए वो हमेशा दूसरों से ईर्ष्या रखता है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, और लड़ाई झगड़ा करने को बिल्कुल हमेशा तैयार रहता है। सडन एंड क्विक यानी लड़ने मरने को बिल्कुल तैयार रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और लड़ने भिड़ने की बात क्यों करता है, यानी जो बबल रेपुटेशन प्राप्त करने के लिए, यानी
प्रतिष्ठा यानी क्षणभंगुर जो प्रतिष्ठा है उसको प्राप्त करने के लिए वो बिल्कुल लड़ाई करने को तैयार रहता है। यानी कवि ने तो यहाँ तक कह दिया कि व्यक्ति अपने इस बबल रेपुटेशन को प्राप्त करने के लिए तोप के मुंह पर भी बैठने को तैयार रहता है, यानी पूरी तरह से खतरे में अपना जीवन डालने को तैयार हो जाता है। फिर अगली भूमिका का कवि ने वर्णन किया है, एंड देन द जस्टिस, और उसके बाद में इस संसार रूपी रंगमंच पर व्यक्ति एक न्यायाधीश की भूमिका में अपना पार्ट प्ले करता है। इन फेयर राउंड बेली, उसका पेट गोल मटोल हो जाता है, विद गुड कैपन लाइंड, मोटे ताज़े मुर्गे खा खा करके, विद आईज सीवियर, और उसकी आँखें यानी उसकी निगाहों में कठोरता आ जाती है, एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी दाढ़ी और जो है अपनी दाढ़ी को वो बहुत ही फॉर्मल कट में रखता है, यानी बहुत ही आधुनिक तरीके से अपनी दाढ़ी कटवाता है जिससे कि वो अच्छा लगे, एक न्यायाधीश की तरह रौबदार व्यक्ति दिखाई दे। फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और जब वो बात करता है तो अपनी बातों में जो है दृष्टांत देता है और मुहावरों के साथ उदाहरण जो देता है अपनी बातों को रखने के लिए, वो उनमें मुहावरों का, दृष्टांतों का न्यायाधीश जो है अपनी भाषा में जो है प्रयोग करता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह व्यक्ति इस न्यायाधीश की भूमिका में अपनी भूमिका अदा करता है। अब शुरू होती है बच्चों सिक्स्थ स्टेज। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, अब छठी अवस्था में व्यक्ति बदल जाता है इनटू ए लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। अब एक छठी अवस्था में व्यक्ति जो है बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, थका हुआ सा, और एक पेंटालून की भूमिका में यहाँ पर कवि ने व्यक्ति को बताया है। एक विदूषक की भूमिका में व्यक्ति दिखाई देता है, यानी अब उसकी शकल सूरत एक विदूषक की तरह हो जाती है, और वो अपने पैरों में स्लीपर पहनता है, स्लीपर चप्पल पहनना शुरू कर देता है, विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड्स। अब चूंकि वृद्धावस्था की तरफ प्रवेश कर जाता है व्यक्ति, तो आँखों पर, नाक पर टिके हुए मोटे मोटे चश्मे नज़र के दिखाई देते हैं, और आँखों के नीचे और जगह जगह जो स्किन है वो एक थैलियों में पाउच की तरह लटक जाती है, और ऐसा लगता है जैसे थैलियाँ लटक रही हो। हिज यूथफुल हॉज वेल शेप्ड, ए वर्ल्ड टू वाइट फॉर हिज श्रंक, और जवानी के दिनों में जो लंबे मोजे जिनको वो उसने संभाल के रखा हुआ था, अब चूंकि उसके पैर जो है, उसकी जो पिंडलियां हैं, अब वो सिकुड़ जाती है, तो वो जवानी के समय के जो मोजे हैं लंबे वाले, उनमें उसका पैर बिल्कुल ऐसा लगता है ढीला ढाला, यानी वो अब ढीले हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो सारी दुनिया ढीली ढाली होगी उसके पैरों के लिए। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो दमदार जो आवाज़ है, यानी आदमी की जवानी में जो दमदार आवाज़ रहती है, टर्निंग अगेन टुवर्ड चिल्डिश ट्रेवल पाइप्स, अब उसकी जो आवाज़ थी, जो मैनली वॉइस है, वो बच्चे जैसी सीटी जैसी आवाज़ बन गई है, यानी अब व्यक्ति के अंदर वो रुआबदार आवाज़ गायब हो जाती है, और उसके मुंह से छोटे बच्चों की तरह सीटियों जैसी आवाज़ निकलना शुरू हो जाती है। एंड विशल्स इन हिज साउंड, यानी अब उसकी आवाज़ जो है, आवाज़ में सीटियाँ सी बजने लगती है, और अब शुरू होता है इस स्टेज पर व्यक्ति का अंतिम अवस्था, लास्ट सीन। तो लास्ट सीन ऑफ ऑल, अब व्यक्ति का अंतिम सीन शुरू होता है, दैट एंड्स दिस स्टेज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो व्यक्ति की अब तक की जो इवेंटफुल हिस्ट्री थी उसका यहाँ पर इस अवस्था में आकर के एंड हो जाता है, समाप्त हो जाती है उसकी सारी हिस्ट्री, यानी घटनाओं से भरा हुआ जो उसका इतिहास है वो यहाँ इस अवस्था में आकर के एंड हो जाता है, उसका समापन हो जाता है। और अब व्यक्ति क्या बन जाता है, इस सेकंड चाइल्डनेस, कभी इस अंतिम अवस्था को
यानी इस ओल्ड एज वाली जो अवस्था है, इसको कवि ने दूसरा बचपन कहा है। यानी अब वो व्यक्ति एक तरीके से दूसरे बचपन में चला जाता है। यानी एक बचपन में जिस तरह का व्यवहार होता है उसी तरह अब व्यवहार करने लगता है आदमी। एंड मेयर ऑब्लिवियन, और इस अवस्था में आदमी जो है पूरी तरह से ऑब्लिवियन में चला जाता है, यानी विस्मृति में चला जाता है। यानी उसकी याददाश्त ख़त्म हो जाती है। सारी दुनिया की चीज़ें जो उसके दिमाग में थी वो सब इरेज हो जाती, डिलीट हो जाती, डिलीट। जैसे हार्ड डिस्क पे से चीज़ें डिलीट हो जाती है, इस तरह उसकी दिमाग से सारी हिस्ट्री डिलीट हो जाती है। आदमी सब कुछ भूल जाता है। और सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, वह सेंस एवरीथिंग। और इस अवस्था में आदमी हर चीज़ के बिना हो जाता है, यानी न दांत विहीन हो जाता है, आँख विहीन हो जाता है, यानी अंधा भी हो जाता है। उसको किसी चीज़ का स्वाद भी नहीं आता, सेंस टेस्ट। यहाँ तक कि हर चीज़ यानी हर तरह की इंद्रियों से विहीन हो जाता है। अब व्यक्ति को किसी भी तरह का ज्ञान नहीं रहता। तो प्रिय बच्चों, इस तरीके से हमने देखा कि ये जो कविता महान पोइट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई, जो कि उनके एक प्रसिद्ध नाटक एज यू लाइक इट से ली गई है। और एज यू लाइक इट का एक पात्र जैक्स के माध्यम से शेक्सपियर ने ये जो 7 अवस्थाएं हैं इनका वर्णन करवाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो विथ डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम। यानी अगले वीडियो में हम इस कविता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स के साथ फिर आमने सामने होंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा। हैव ए नाइस टाइम। थैंक्स फॉर ऑल। थैंक यू वेरी मच।